अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल में क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहले पार्ट के अंदर हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट तक पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम बाकी स्टेप्स और इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का थोड़ा सा समरी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्रिस्टलाइजेशन इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने से पहले हम ज़रा एक चीज़ समझते हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने मुझे एक सैंपल दिया ब्लू कलर के क्रिस्टल्स का। उसने कहा सर, मेरे एक दोस्त ने शरारत से ना इसमें सैंड मिक्स कर दिया और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, मैं चाहता हूँ ये प्योरीफाई हो जाए। क्या आप कुछ कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं इसको प्योरीफाई करने में? जैसे मुझे पता लगा ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो मेरे जहन में 2 बातें आई कि ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है और ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। और ऐसी स्पीशीज़ को जो सॉल्युबल हो और क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो, हम प्योरीफाई कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होगा वो क्रिस्टलाइजेशन का होगा। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इस पे कैसे अप्लाई होगा, उससे पहले कुछ बेसिक बातें, डेफिनेशन हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स असल में ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है। मसलन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से टेबल सॉल्ट के क्रिस्टल्स को देखते हैं या शुगर को देखते हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत इमेज है जिसके अंदर जो टेबल सॉल्ट है या शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये सारे एक प्रॉपर शेप में है। शुगर के और नमक के जो क्रिस्टल हैं प्रॉपर शेप है, ज्योमेट्रिक शेप है। मसलन हम ऐसा करते हैं, टेबल सॉल्ट पे बात करते हैं, ये NaCl होता है, ये क्यूबिक शेप है, ये क्यूबिक शेप का एक क्रिस्टल है। इसमें ना क्रिस्टल इसलिए बना है क्योंकि इसके अंदर आयंस एक खास रेगुलर पैटर्न से अरेंज हुए हैं। और ये जो शुगर है इसमें भी अरेंजमेंट मौजूद है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर दिखने में तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म की शक्ल लग रही है। ये प्रॉपर शेप में जो सॉलिड हमें नजर आ रहा है एक ज्योमेट्रिक शेप में, ये क्रिस्टल कहलाता है। और ये क्रिस्टल इसलिए बनते हैं क्योंकि इसके अंदर मौजूद आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल एक प्रॉपर शेप में, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वो रैंडमली नहीं जुड़े होते। मसलन प्लास्टिक के क्रिस्टल्स नहीं होते, उसकी वजह उसके अंदर मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी स्पीशीज होती है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होती। मसलन दीवार है, वॉल के अंदर जो ब्रिक्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बड़े तरीके से रखी जाती हैं, बड़े ऑर्डर से रखी जाती हैं, तो प्रॉपर वर्टिकल वॉल बनती है। अगर मैं ईंटें सीमेंट में फेंकता जाऊंगा तो वो वॉल नहीं बनाएंगी, वो कोई अजीब सी चीज बना लेंगे, उसे हम क्रिस्टल नहीं कह सकते। सो क्रिस्टल बनने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर उसको बनाने वाली स्पीशीज अरेंज फॉर्म में जुड़ी हो। अब दूसरा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क करने से पहले हम ऐसा करते हैं, पानी में नमक भर डालते हैं और मिक्स करते हैं। ये जो नमक है ये सॉल्यूट है, कम मिकदार में, ये हल किया जा रहा है। सॉल्वेंट जो हल कर रहा है पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अक्सर चीजों को तो हल कर लेता है। एथेनॉल, साल्ट, शुगर हमारे काम की चीजों को हल कर लेता है। दूसरा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में जो फर्क है वो अमाउंट का भी होता है। सॉल्यूट कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट हल करता है, डिसॉल्व करता है और ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ थर्ड पॉइंट, बेसिक डेफिनेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन असल में वो सॉल्यूशन होता है जिसने मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया होता है। मसलन आप एक गिलास लें पानी का, उसमें एक चीनी का चमचा डालें, 2 डालें, 3 डालें, हल हो जाएंगे, चौथा नहीं हल होगा। क्यों? उसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने हल कर लिया, अब वो ज्यादा हल नहीं कर सकता। नाउ वी कॉल इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो और हल करना शुरू कर देगा सॉल्यूट, लेकिन एट दैट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हमने नहीं छेड़ा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच एक्चुअली
हैड डिजोल्व्ड मैक्सिमम अमाउंट इन इट, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हल कर लिया होता है। लास्ट, क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट को जो इम्प्योर हो, उसमें कोई कलर वाली सब्सटेंस आ गई हो, मसलन सॉल्ट है NaCl टेबल सॉल्ट, अगर ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसका मतलब ये प्योर नहीं है, कोई ब्लू कलर का केमिकल इसमें आ गया है, तो हम कहेंगे ये क्रूड प्रोडक्ट है, प्योर नहीं है। आप क्रूड प्रोडक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो इम्प्योर प्रोडक्ट पढ़ लें या इम्प्योर सब्सटेंस कह लें। तो इम्प्योरिटीज अगर किसी चीज में आ जाए वो क्रूड हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्रिस्टल्स। डेफिनेटली जब इम्प्योरिटीज अलहदा हो गई तो बाकी जो हमारे पास पीछे बचेगा वो प्योर क्रिस्टल्स होंगे असल शेप में। तो अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज प्योरिफाइड and separated as a pure crystal is called the process of crystallization. ये soluble salts के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। ज्यादातर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो जितने soluble salt हैं वो इससे अलहदा किए जाते हैं। मतलब वो स्टूडेंट का मसला इसी से तो हल किया था मैंने, कॉपर सल्फेट का। इससे आप क्रूड प्रोडक्ट को प्योर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेटिंग टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसे आप अपने रिक्वायर्ड सब्सटेंस को ना सिर्फ उसकी असल क्रिस्टल शेप में ले आते हैं बल्कि उसको जो तंग कर रही है इम्प्योरिटीज उसको भी अलहदा कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये तब होगा जब एक प्रिंसिपल अप्लाई होगा। वो प्रिंसिपल क्या कहता है? जब आप सॉल्वेंट चूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, क्रिस्टल्स बनाने के लिए, तो सॉल्वेंट को हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम सोल्यूट को हल करना चाहिए और लो टेम्परेचर पे मिनिमम सोल्यूट को हल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक सॉल्वेंट है X, इसमें मैंने सोल्यूट डाला 25 डिग्री पे, उसने 1 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया। मैंने और डालता गया, 10 ग्राम डाल दिया, वो 9 ग्राम डिसॉल्व नहीं हो रहा। मैंने इस X सॉल्वेंट को गर्म किया, बॉयल किया, उसने बाकी 9 ग्राम भी डिसॉल्व कर लिया। यानी कि टेम्परेचर कम पे कम हल कर रहा था, टेम्परेचर ज्यादा पे ज्यादा हल कर रहा था। ये जो मैं सब्सटेंस डाल रहा हूं, आप अज्यूम करें कि ये कॉपर सल्फेट है। अब जो टेम्परेचर ज्यादा है, मैं उस सॉल्यूशन को किसी तरह कूल डाउन करता हूं, तो वो जो मैंने एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ था इस सॉल्वेंट के अंदर, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में रीअपीयर हो जाएगा। तो क्रिस्टल ही तब भी बनेंगे ना जब वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व कर रहा होगा, लो टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व कर रहा होगा। अगर वो लो टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व करता है तो हाई टेम्परेचर पे जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसने अपने अंदर ऐड कर ली थी वो रिमूव कर देगा, थ्रो आउट कर देगा। किस फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में निकालेगा वो उसे। तो याद रखिएगा, अगर सॉल्वेंट लो टेम्परेचर पे कम, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करता है तो आपकी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। और यही प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन का कि क्रिस्टल्स तभी बनते हैं जब आप हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम सोल्यूट हल करवा लेते हैं और उसे वापस कूल डाउन करके जो मैक्सिमम में से मेजर पोर्शन है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलहदा हो जाता है। आप उसे फिल्टर करके अलहदा कर लें या जिस भी तरीके से क्रिस्टल्स को अलहदा करना है। तो अगर आप प्रिंसिपल को समझ के चलेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन होगी। सॉल्वेंट चूज करने से पहले इसको जहन में रखिएगा। अब हम क्रिस्टलाइजेशन की एक बेसिक छोटी सी समरी पढ़ते हैं। आपने क्या किया? क्रूड सब्सटेंस ली, उसको हल किया थोड़े से मिनिमम सॉल्वेंट में, थोड़ी हल हो गई, अक्सर बच गई। आपने गर्म किया, वो बाकी भी हल हो गई। अब उस हॉट सॉल्वेंट के अंदर जो सारा सोल्यूट डिसॉल्व हो गया है वो बन गया हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप क्या करें, वैसे तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाना चाहिए, आप उसको क्या करें, फिल्टर करें गरम गरम सॉल्यूशन को। जो आपका सोल्यूट है वो तो हल रहेगा, लेकिन इम्प्योरिटीज जैसे कि सैंड, उस स्टूडेंट ने शरारत से सैंड मिक्स की थी, वो उसमें फिल्टर में ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो गर्म हो या ठंडा हो सॉल्वेंट, वो नहीं हल होती, सिर्फ आपकी सब्सटेंस हल हुई है। तो इम्प्योरिटीज उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में अलहदा हो गई
और आपका जो फिल्ट्रेट है यानी कि सोल्यूशन है जिसमें सब्सटेंस है और सॉल्वेंट है, बस वो बच गए, इम्प्योरिटीज अलग हो गई। तीसरा, वो जो आपके पास फिल्टर होने के बाद सोल्यूशन आया है, आप उसे कूल डाउन करें और उसमें से क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लें। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगेन फिल्ट्रेशन करें, गूच क्रूसिबल यूज करें। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था। जब वो क्रिस्टल्स आपने कलेक्ट कर लिए, आप उनको ड्राई करें। ड्राई करने के भी 3 मेथड हैं। वैसे सबसे अच्छा मेथड तो वैक्यूम डेसिकेटर है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी ड्राई करना चाहें, बस क्रिस्टल नहीं खराब होने चाहिए। आप उनको ड्राई करें, आपके पास क्रिस्टल्स बन गए। तो क्रूड प्रोडक्ट का हॉट सोल्यूशन फिल्टर किया, उसके बाद हमने जो हमारे पास सोल्यूशन फिल्टर होने के बाद आया है उसे हमने कूल किया। कूल करने पे क्रिस्टल्स बने, क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया, ड्राई किया और मैंने स्टूडेंट को वापस कर दिया कॉपर सल्फेट के। ये लो स्टूडेंट, ये आपके कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स हैं और जो सैंड है जो गलती से मिक्स हो गई थी वो मैंने अलहदा कर दी। जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है उसका जो हार्ट है वो है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट सही हो गया, समझ लें हमने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया। क्योंकि अगर आपका सॉल्वेंट खराब है तो समझ लें आपका सिस्टम नहीं चलेगा। सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो वो सॉल्वेंट आपने चूज कर लेना है। वैसे तो हम कोशिश यूं करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए कॉपर सल्फेट के लिए पानी यूज कर, वाटर यूज कर लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट के लिए कोई और लिक्विड यूज कर लेते हैं, 3-4 लिक्विड यूज करते हैं, जो बेस्ट बनता है वो बता देते हैं। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम मुख्तलिफ लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स यूज करें और उसके जरिए क्रिस्टलाइजेशन करें, उसमें से जो बेहतर लगे वो बता दें। अब बेहतर कैसे लगेगा, मैं बेस्ट सॉल्वेंट कैसे चूज करेंगे आप? सबसे पहले तो बात यह है कि उसे फॉलो करना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल, यानी कि लो टेम्परेचर पे कम हल करना चाहिए सोल्यूट को या क्रिस्टल्स को, इम्प्योर क्रिस्टल्स को, या आप यूं समझ लें कि कम टेम्परेचर पे वो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ योर सोल्यूट डिसॉल्व करें जिसके क्रिस्टल्स बनाने हैं, और हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम, हाई टेम्परेचर चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट के ही करीब क्यों ना पहुंचता है उस सॉल्वेंट का, उसे मैक्सिमम डिसॉल्व करना चाहिए। अगर इस बात पे वो सॉल्वेंट पूरा उतरता है, यानी कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन से सोल्यूट की सोलेबिलिटी को फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, तो आप ओके करें उस सॉल्वेंट को। अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट्स इसके आगे खत्म है। अगर ये ओके है तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, हमने ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना जो हमारे सोल्यूट के साथ ही केमिकल रिएक्शन कर जाए। मसलन आप शुगर को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें ये सोच के कि चलो लिक्विड तो है, वो रिएक्शन कर जाएंगे, शुगर ब्लैक हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। आपका सॉल्वेंट सोल्यूट से रिएक्शन ना करे, यानी कि जिसके क्रिस्टल्स बनाने हैं, सब्सटेंस जो सोल्यूट के तौर पे ले रहे हैं, उससे रिएक्शन ना करें। तीसरा पॉइंट, ये ना हो कि वो इम्प्योरिटीज को भी डिसॉल्व कर ले। क्रिस्टल्स को जो प्योरीफाई करनी है सब्सटेंस, उसको तो डिसॉल्व किया ही किया है, और उसने इम्प्योरिटीज को भी डिसॉल्व कर लिया। जब आपने फिल्ट्रेशन की तो इम्प्योरिटीज फिल्टर पे रुकी नहीं, क्यों? वो तो डिसॉल्व हो गई हैं, और फिल्टर तो अनडिसॉल्व स्पीशीज को रोकता है। जो फोर्थ पॉइंट है, उसकी क्रिस्टल्स की शेप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉल्वेंट क्रिस्टल को उनकी एक्चुअल जो हैबिट है जिस पे वो ग्रो करते हैं, जिस शेप में वो ग्रो करते हैं, वो मेंटेन रखनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महंगा ना हो, ये ना हो कि 10 रुपए के हमने क्रिस्टल सेपरेट करने हो और 500 का हम सॉल्वेंट यूज कर लें, ज़ाया कर दें। सस्ता और आप यूं समझ लें रीजनेबल सॉल्वेंट हमने यूज करना है। सेफ टू यूज होना चाहिए, मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्लेमेबल है, हाईली क्रोजिव है, हल्का सा हमारे ग्लव्स पे भी लग गया तो क्रोजन शुरू हो गई है, जैसे वाटर है। अगर तो वो फ्लेमेबल है तो आप तो उसे डायरेक्ट हीट भी नहीं कर सकते सॉल्वेंट को जिसमें आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। आपको तो फिर वाटर बाथ लेना पड़ेगा और उसमें आपको हीट करना पड़ेगा सॉल्वेंट को ताकि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर सकें। तो फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स लेने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। आप कहते हैं सर इस सारे पॉइंट्स के बावजूद एक सॉल्वेंट नहीं,
दो सॉल्वेंट मिला के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल। आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स ले लें, चाहे वो वाटर, एथेनॉल, मेथनॉल हो, या बड़े फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर, या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो। ईथर तो ऐसा जबरदस्त इनर्ट किस्म का सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही हैसियत रखता है जो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे रखता है। हमने एक सॉल्वेंट चूज कर लिया जो कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और बाकी पॉइंट्स पे पूरा उतरता है। वो सोल्यूट को हमारे रिक्वायर्ड डिजायर्ड क्रिस्टल जो हमें चाहिए उसको कम टेम्परेचर पे कम, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा डिसॉल्व करता है। ये बात पे पूरा उतरा और बाकी पॉइंट्स पे भी। अब सबसे पहले तो हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के मुताबिक अपना चूज किया सॉल्वेंट जो उन पॉइंट्स पे पूरा उतरता है। अब हम आगे चलते हैं, हमने करना क्या है। अब हमने क्या किया, उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला। थोड़ी अमाउंट लेनी है आपने सॉल्वेंट की, ज़्यादा नहीं लेनी। ये ना हो कि आपने 5 लीटर सॉल्वेंट ले लिया और 1 ग्राम उसमें सोल्यूट डाल दिया। आपने क्रिस्टल्स बनाने हैं। क्रिस्टल्स तभी बनेंगे जब एक्स्ट्रा सोल्यूट बाहर निकलेगा। एक्स्ट्रा सोल्यूट तभी बाहर निकलेगा जब कम सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूट हल हुआ होगा। तो आपने सॉल्वेंट की मिनिमम अमाउंट लेनी है और उसमें हल करते जाना है सोल्यूट, टेम्परेचर बढ़ाते जाना है, सोल्यूट डिसॉल्व करते जाना है, करते जाना है। बेशक आपका सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाए, कोई मसला नहीं, आपने उसको हल करना है। आपका सोल्यूट मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हल हो गया और सॉल्वेंट पहुंच गया बॉइलिंग पॉइंट पे। अगर तो स्टिल कुछ छोटा मोटा अमाउंट बच गई है तो थोड़ा सा और सॉल्वेंट डाल लें, थोड़ा सा और, कुछ ml और सॉल्वेंट डाल लें। मगर स्टिल जो सोल्यूट की मिकदार है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा सारी हल करनी है और सॉल्वेंट आपने थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। आपने क्या किया, हॉट सोल्यूशन बना लिया, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, जिसमें थोड़े से सॉल्वेंट में ज़्यादा सारी आपकी जो सैंपल है वो हल कर दी। अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप में इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर करें। फिल्ट्रेशन करते हुए इस बात का ख्याल रखें सॉल्यूशन हॉट ही रहे। अगर ये कूल डाउन होना शुरू हो गया तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो हल हुआ हुआ है गर्म रहने की वजह से वो ठंडा होने पे वापस आना शुरू हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और हो सकता है प्री मैच्योर वक्त से पहले क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं। ये हमारे क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह बात है। सो वी नीड टू कीप द सॉल्यूशन हॉट टू मेक श्योर कि हमारा सिर्फ इम्प्योरिटीज ही फिल्टर आउट हो। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो उसमें से पास कर जाए फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। वो तभी पास करेगा जब वो डिसॉल्व रहेगा। तो सैंड है फॉर एग्जांपल, वो क्या करेगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएगी, और जो आपका सॉल्वेंट है जिसने ज़्यादा सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व किया हुआ है, रिक्वायर्ड डिजायर्ड आपकी जो कंपोनेंट है उसको डिसॉल्व किया हुआ है, वो डिसॉल्व फॉर्म में सोल्यूशन के साथ ही फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से पास कर जाएगा और सैंड पीछे फिल्टर होगी। तो इम्प्योरिटीज तो आपने कर ली साइड पे फिल्ट्रेशन के सेकंड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप कूलिंग। कूलिंग 3 तरह से कर सकते हैं, स्लो, फास्ट, मीडियम। स्लो करेंगे तो आपके क्रिस्टल बड़े बन जाएंगे, टाइम मिलेगा क्रिस्टल्स को ग्रो करने में, बड़े बन जाएंगे। लेकिन इस तरह वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर सकते हैं। हो सकता है अगर इम्प्योरिटी के कुछ एक आधा पार्टिकल फिल्ट्रेशन के बावजूद आ गया, वो भी उसी में ट्रैप हो जाए क्रिस्टल के अंदर, तो क्रिस्टल तो इम्प्योर ही रहे, फायदा क्या हुआ, इतने बड़े क्रिस्टल करने भी क्या है। सेकंड, आप मॉडरेट रेट से कूलिंग करें ताकि क्रिस्टल ना ज्यादा बड़े बने ना ज्यादा छोटे बने, मॉडरेट साइज के बने। मोस्ट फॉर्चुनेट बात यह है कि आपके मॉडरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को उतनी मिकदार में ट्रैप नहीं होने दे सकते जिस तरह लार्ज क्रिस्टल में होता है। यानी कि आप यूँ समझ लें, आपके बेहतर ऑप्शन आपके पास जो मौजूद है वो मॉडरेट कूलिंग है, जिससे मॉडरेट साइज का क्रिस्टल बनता है। छोटे बनेंगे ना नजर आएंगे ना समझ आएगी कि क्रिस्टल्स हैं या पाउडर है। तो आपने सडन कूलिंग नहीं कर लेनी, क्वेंचिंग नहीं कर लेनी, फास्ट कूलिंग नहीं करनी, मॉडरेट कूलिंग करनी है ताकि मॉडरेट साइज का क्रिस्टल बने। स्लो कूलिंग करने पे बड़ा क्रिस्टल बनता है, मॉडरेट कूलिंग करने पे मॉडरेट साइज का बनता है, और फास्ट कूलिंग करने पे स्मॉल साइज का बनता है। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप,
क्रिस्टल बन गए मॉडरेट कूलिंग से, मॉडरेट साइज के, आप क्या करें, कलेक्ट करें उसे। कलेक्ट करने का तरीका क्या है, आप गूज क्रूसिबल लें और उसे, उसकी असेंबली को पंप के साथ, वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर दें और अपना सारा सोल्यूशन उस पर फिल्टर कर लें। पंप की ज़रा स्पीड बेहतर कर दें, वैक्यूम ज़्यादा होगी, फिल्ट्रेशन तेज़ हो जाएगी और फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स रह जाएंगे। जितनी ज़्यादा सक्शन अप्लाई होगी पंप के ज़रिए, उतनी पॉसिबिलिटी है कि सॉल्वेंट उसमें से ड्रेन हो जाए। ये सॉल्वेंट जो कि ड्रेन आउट हो गया है, क्रिस्टल बनाने के बाद निकल गया है, फिल्टर हो गया है, ये मदर लिक्विड कहलाता है। तो मदर लिक्विड इज एक्चुअली द रिमेनिंग लिक्विड आफ्टर अ सब्सटेंस हैज क्रिस्टलाइज्ड। ये वो लिक्विड है जो बच जाता है जब क्रिस्टल्स हम उसमें से निकाल लेते हैं। ये जो मदर लिक्विड है ना, इसमें कोई एक आधा या 5 या 6% आपकी जो सल्यूट है वो मौजूद होगा। वो इसमें अगर 5% मौजूद है तो वो भी हमने एक्सट्रैक्ट करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्रिस्टलाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने जो इनिशियली क्रूड सब्सटेंस डाली थी उसमें से क्या मैक्सिमम क्रिस्टल्स निकाल पाए हैं। ये तो नहीं है कि 50% आपने सब्सटेंस जो है वो ज़ाया ही कर दी है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो रिकवरी है वो इट शुड बी मोर देन 90%। तो आपने क्या करना है, जो मदर लिक्विड बचा है उसको आप हीट करें। हीट करने से उसके सॉल्वेंट के बहुत सारे पार्टिकल एवेपोरेट कर जाएंगे, पीछे थोड़ा सा मदर लिक्विड बच जाएगा। उसे कूल डाउन करें। वो जो उसके अंदर, उसके मुकाबले में जो सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यानी कि आप अगर मदर लिक्विड को मल्टीपल टाइम हीट, एवेपोरेट एंड देन कूल करें तो वो आपकी बाकी मानदा अमाउंट जो मदर लिक्विड में रह गई थी सोल्यूट की, वो भी निकाल के दे देगी। अब ये जो आपके फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स आते हैं आपके पास, इन पे आप, पहली तो बात यह है कि इनको प्रेस करें तो इसमें से वो जो सॉल्वेंट है वो ड्रेन हो जाएगा, लेकिन इस तरह उसकी शेप खराब हो सकती है। आप इसको कोल्ड सॉल्वेंट से वॉश कर लें। कोल्ड सॉल्वेंट से वॉश करने का फायदा यह है कि इम्प्योरिटीज उसकी सरफेस से धुल धुल आ जाएंगी और क्रिस्टल्स को वो चूंकि डिसॉल्व नहीं कर पाएगा कोल्ड होने की वजह से, लिहाजा वो उसे खराब भी नहीं करेगा। लेकिन वॉश कर लीजिएगा क्रिस्टल्स को, ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी आ गई है या रह गई है सरफेस पे क्रिस्टल के, वो भी उतर जाए। तो आपने कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल इस तरह करना है कि सबसे पहले तो आपने जो कूल होने के बाद आपके पास सोल्यूशन आया है जिसकी बॉटम में, लिक्विड की बॉटम में क्रिस्टल्स मॉडरेट साइज के बने हैं मॉडरेट कूलिंग की वजह से, उसको आपने फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन करने पे आपके पास मदर लिक्विड बचा और क्रिस्टल्स बचे ऑन द फिल्टर पेपर जो बन गए थे। अब मदर लिक्विड को मल्टीपल टाइम आपने हीट, जिसकी वजह से उसका कुछ हिस्सा वेपोरेट हो जाता था, फिर कूल किया तो उसमें से फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स निकलना शुरू हो गए। 4-5 दफ़ा जब आप उसे रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो उसमें से जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपना सॉल्वेंट के अंदर से सोल्यूट निकाल के रख लें। अब ये सारी जो कलेक्शन है क्रिस्टल्स की, ये आपने वॉश भी कर लेनी है ताकि इम्प्योरिटीज जो हैं वो उसमें से धुल जाएं, निकल जाएं, उतर जाएं। कोल्ड सॉल्वेंट से वॉश करना है, हॉट सॉल्वेंट से नहीं वॉश करना। नाउ वी हैव एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास क्रिस्टल आ गए हैं, अब ड्राई भी तो करना है इनको। तो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर, इस स्टेप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, आप क्रिस्टल्स जो आपके पास आए हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, उसके ऊपर एक और फिल्टर पेपर रख के प्रेस करें। ये तो खराब हो गए क्रिस्टल्स, तो ये तब अप्लाई करना है व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट और सीइंग द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल, तब आप कर सकते हैं, लेकिन इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है शेप ऑफ क्रिस्टल्स। दूसरा है ओवन। ओवन में 100 डिग्री तक आप अगर गर्म करें तो फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्वेंट है वो वेपोरेट कर जाएगा, पीछे क्रिस्टल्स छोड़ देगा, क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत में हो सकता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त ही ना कर सकें क्रिस्टल्स एंड दे गेट डीकम्पोज्ड, और अगर वो डीकम्पोज हो गए तो हमारे तो किसी फ़ायदे के नहीं है। मसलन शुगर, हमारे लिए बेहतरीन तरीका
वैक्यूम डेसिकेटर होता है। ये एक सी लेबल वेसल होती है जिसकी बॉटम में हमने हाइग्रोस्कोपिक या डेसिकेंट मटेरियल रखा होता है। वो क्या करता है, इसकी जो बेस होती है इसके ऊपर हम रखते हैं अपने रिक्वायर्ड क्रिस्टल्स। वो रिक्वायर्ड क्रिस्टल्स के अंदर जो सॉल्वेंट होता है इसकी बेस में मौजूद डेसिकेंट उसको डिसॉल्व कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। असल में ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, ये वाटर के वेपर्स या वाटर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे कि आपने मेडिसिन में देखा होगा, एक छोटा सा पिलो सा पड़ा होता है, वो असल में सिलिका जेल होती है। वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटी रखता है। तो ये वैक्यूम डेसिकेटर की जो बॉटम है इसके अंदर ये इसका बेड बना होता है, इसकी एक लेयर बनी होती है, उसके ऊपर एक शीट रखी होती है। देन हम उसके ऊपर फिल्टर पेपर जिनके ऊपर हमारे क्रिस्टल बने हैं वो रख देंगे, सील कर देंगे। और अगर हम वैक्यूम अप्लाई करके उधर का मॉइस्चर एयर निकाल दें तो बड़ी आसानी से थोड़े वक्त के साथ हमारे क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे पड़ा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर जो क्रिस्टल है उनको ड्राई कर देगा और उनका सॉल्वेंट खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ड्राइंग एजेंट्स हमारे पास कौन कौन से यूज हो सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड यूज हो सकता है, सिलिका जेल यूज हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड यूज हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्राइंग एजेंट्स या हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल या डेसिकेंट कौन कौन से हैं। वो हैं कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब आपके क्रिस्टल वैक्यूम डेसिकेटर से निकाले बेहतरीन ड्राई हो गए और मैंने स्टूडेंट को वापस कर दिए कि भाई इसमें से आपकी इम्प्योरिटीज़ अलहदा हो गई और ये रहा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन में हमने पहले सॉल्वेंट चूज़ किया था, फिर उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, फिर हमने उसको फ़िल्टर किया था, फिर हमने उसे कूल किया था मॉडरेट रेट पे, फिर क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके ड्राई किया था। ड्राई वैक्यूम डेसिकेटर बेस्ट प्रोसेस था। अब मसला ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड के अगर क्रिस्टल्स बनाएं या शुगर के क्रिस्टल्स बनाएं और वो ब्लू कलर के आ गए, तो आप कहेंगे सर शुगर तो ब्लू नहीं होती, ये कोई कलरफुल या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई डाई या कोई स्टिकी मटेरियल, रेजोनेंस मटेरियल इससे जुड़ा हुआ है, सर इसको कैसे रिमूव करें? ये तो फिल्ट्रेशन से भी नहीं रिमूव हो पाया, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर फिल्ट्रेशन के 2 दफ़ा हमने यूज़ किया प्रोसेस। इसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल ना बोन्स को जलाकर बनाया जाता है क्लोज्ड वेसल के अंदर। ये अपनी सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कलर्स को एडजॉर्ब कर लेता है, जोड़ लेता है। इसकी एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो बहुत अच्छा काम करेगा और हॉट सोल्यूशन के अंदर हो। तो हम क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ भाई वो मुझे ब्लू कलर के शुगर के क्रिस्टल वापस करो, मैं उसे हॉट सोल्यूशन में डाल के मिक्स कर देता हूँ। अब वो ब्लू कलर के शुगर के क्रिस्टल जो नहीं होने चाहिए, कोई इम्प्योरिटी आई है, कोई कलर आ गया है या कोई रेजोनेंस मटेरियल आ गया है जिसकी वजह से मेरे क्रिस्टल ख़राब हो रहे हैं, स्टिकी मटेरियल आ गया है, मैंने उसको डाल दिया दोबारा सोल्यूशन में, हॉट सोल्यूशन में, और अच्छी तरह डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद उसको एनिमल चारकोल डाला। एनिमल चारकोल में ना कार्बन होता है 10% और बाकी फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं। खैर एनिमल चारकोल क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर सोल्यूशन के अंदर से कलर को एब्जॉर्ब करता जाएगा और बैठता जाएगा, क्योंकि वो तो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, हाँ सोल्यूशन में मौजूद इम्प्योरिटी से ज़रूर इंटरेक्ट करेगा, उसको अपनी सरफेस पे जोड़ लेगा। जब वो उसको अपनी सरफेस पे जोड़ लेगा तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कार्बन यानी कि एनिमल चारकोल के पास चली जाएंगी और जो आपकी सब्सटेंस है वो डिसॉल्व ही रहेगी। अब आप फिल्टर कर लें इसको। एनिमल चारकोल ने जो इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब की थी, एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब में थोड़ा सा फर्क होता है। एड्जॉर्ब होता है सरफेस पे एडियर कर लेना, जो उसने इम्प्योरिटीज एड्जॉर्ब की थी उसकी वजह से वो नीचे, उसके बाद वो नीचे बैठ गया, हमने उसे फिल्टर किया, वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया क्योंकि इंसोलेबल पार्टिकल है और इम्प्योरिटीज भी उसी के साथ रह गई, नीचे सोल्यूशन प्योर फॉर्म में फिल्टर हो गया, अब कलर गायब हो गया।
या स्टिकी मटेरियल या रेजोनेंस मटेरियल गायब हो गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन बचा है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्योर है। अब इस पे क्रिस्टलाइजेशन का सारा प्रोसेस दोबारा अप्लाई करें, कूल करें मॉडरेट रेट से, इसमें से क्रिस्टल कलेक्ट करें, वॉश करें, वैक्यूम डेसिकेटर में ड्राई करें। अब जो क्रिस्टल आएंगे ना उस पर कलर होगा, स्मेल भी नहीं होगी, रेजोनेंस मटेरियल भी नहीं होगा और बेहतरीन होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर लेते हैं तो ये बहुत सारे मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपने जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं अगर क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको वेरी सिंपल वे आपको उसकी जो टर्म्स हैं वो वन टाइम रिवाइज करा दूं या रिव्यू करवा दूं तो ये एमसीक्यूज का आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। हमने चूज करना है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा होना चाहिए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी आपने समझे हैं, पढ़े हैं और उसको सुना है कि वो कौन सा होना चाहिए। दूसरा है आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। अब सैचुरेटेड जब सॉल्यूशन हॉट सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो आप उसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन हासिल होता है आप उसे कूल डाउन करते हैं क्योंकि इम्प्योरिटीज तो आपकी सेपरेट हो गई हैं। कूल डाउन हमारे पास 3 मेथड से, आप तेजी से कर लें, स्लोली कर लें, आप उसे मॉडरेट रेट से करें, तो हर एक का अपना अपना एक वैल्यू जनरेट होती थी। फास्ट करेंगे तो छोटे क्रिस्टल बनेंगे, स्लो करेंगे तो लार्ज क्रिस्टल बनेंगे और उसमें हो सकता है इम्प्योरिटीज ट्रैप हो जाए। और अगर आप मॉडरेट क्रिस्टलाइजेशन कूलिंग करते हैं क्रिस्टल करने बनाने के लिए तो वो ज़रा बेहतर है क्योंकि उसमें ना इतने बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे कि वो इम्प्योरिटीज ट्रैप करें और ना इतने छोटे बनेंगे कि नजर ही ना आए। उसके बाद आप करते थे क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते थे। कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल जो है ना, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल, इसके बाद हम करते थे क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए हम यूजुअली वैक्यूम डेसिकेटर को बेहतरीन समझते थे। वैक्यूम डेसिकेटर कुछ यूं समझ लें हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, वो हम यूज करते थे। और उसके बाद ड्राइंग के बाद पॉसिबिलिटी होती थी कि हमारे पास अगर तो क्रिस्टल्स का कलर नहीं आया, रेजन नहीं है उस पर लगा हुआ, या आप उसे अगर कलर उसमें आ गया है जो कि इम्प्योरिटी है तो आप उसे रिमूव करने के लिए चारकोल यूज करते थे, चारकोल यूज करते थे या एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते थे। अब हम वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं इन एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर टू ड्राई क्रिस्टल्स। आपका चूंकि सॉल्वेंट वाटर है लिहाजा हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड कौन कौन से थे आपको याद होगा, सिलिका जेल ए ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये तो तीनों ही इस्तेमाल होते थे। तो हम यहाँ जो ऑप्शन यूज करेंगे वो होगी ऑल ऑफ देम, यानी कि ड्राई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन अगर वैक्यूम डेसिकेटर की बात की जा रही है तो हमारे पास ये तीनों के तीनों इस्तेमाल होंगे। सेकंड एमसीक्यू, टू डीकलराइज सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है डीकलराइज करने के लिए? चारकोल और कोल्ड सोल्यूशन यूज किया जाए। नहीं, कोल्ड सोल्यूशन में ना कार्बन एक्टिवेट नहीं होता, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कार्बन को एक्टिवेट करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, ताकि वो इम्प्योरिटीज जैसे कि कलर है, स्मेल है, रेजन है, उसको अपनी सरफेस पे चिपका ले। तो उसके लिए हमें हॉट सोल्यूशन चाहिए होता है। तो चारकोल एंड हॉट सोल्यूशन वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉल्वेंट। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। should dissolve maximum at high temperature and minimum at low temperature। स्टूडेंट ये तो आप यूं समझ ले प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन का। अगर तो आपका सॉल्वेंट हाई टेम्परेचर पे ज्यादा और लो टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व करता है तो इसका मतलब है कि वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा। अगर तो वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व करता है, लो टेम्परेचर पे भी ज्यादा डिसॉल्व करता है, तो वो क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म करेगा। बी ऑप्शन, शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। स्टूडेंट ये इम्प्योरिटीज नहीं डिसॉल्व करना चाहिए, इसको इम्प्योरिटीज डिसॉल्व करेगा तो अच्छा सॉल्वेंट थोड़ी खिलाएगा।
तो ये शुड नॉट डिजोल्व इम्प्योरिटीज वाला जो फैक्टर है इसमें ये सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन, शुड रिएक्ट विद सल्यूट। इसको सल्यूट से रिएक्ट करके वो तो प्रोडक्ट बना देगा, वो सोल्यूशन थोड़ी बनाएगा, वो तो कोई नई प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारे पास ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये हमें इनकरेक्ट लग रहा है। सो हम सी वाली जो प्रॉपर्टी है ये नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट प्रेजेंट। तो तभी आपका अच्छा सॉल्वेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो पुअर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर गया सल्यूट से। सल्यूट तो सल्यूट रहा ही नहीं, वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। लास्ट एमसीक्यू, विच रेट ऑफ कूलिंग इज बेस्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। हमारे पास 3 रेट्स हैं, स्लो, फास्ट, मॉडरेट। स्लो करेंगे तो क्रिस्टल बहुत बड़े बनेंगे। अब जब बहुत बड़े क्रिस्टल बनेंगे तो पॉसिबिलिटी है वो कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी अपने अंदर ट्रैप कर लें। ऐसे हमें क्रिस्टल का क्या फायदा जिसमें सॉल्वेंट एज ए इम्प्योरिटी आ जाए। हम तो प्योरिफिकेशन कर रहे हैं उसकी, और हम सॉल्वेंट ऐड कर जाएं उसमें, या कोई इम्प्योरिटी ट्रैप हो जाए उसमें। तो बड़े क्रिस्टल्स यानी कि स्लो रेट से बनने वाले क्रिस्टल हमारे किसी फायदे के नहीं है। फास्ट रेट, स्टूडेंट फास्ट रेट से क्रिस्टल इतना छोटा बनेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो किस शेप का है, क्यूब है, रोम्बिक है, किस शेप का, यू कैन नॉट सी। तो ऐसे क्रिस्टल जो इंतहाई छोटे बन जाए उनका आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने NaCl को प्योरीफाई किया है, तो स्टूडेंट एक बात समझे, NaCl अगर 10% यूरिया में प्योरीफाई हुआ है, क्रिस्टलाइज हुआ है, तो वो नीडल शेप का होगा। अगर प्योर वाटर में हुआ तो वो क्यूब शेप का होगा। अब ये क्रिस्टल की शेप पता लगेगी जब वो एक खास साइज का बनेगा। सो वी विल सिलेक्ट मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग फॉर क्रिस्टलाइजेशन। हमने ये पढ़ा भी था कि अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो आप मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्रिस्टलाइजेशन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सम इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स ऑफ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कूलिंग ऑफ क्रिस्टल्स किस तरह करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्रिस्टल, मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत जल्दी करनी चाहिए ना बहुत आहिस्ता करनी चाहिए, मॉडरेट। कौन सा बेहतरीन ड्राइंग का प्रोसेस है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू ड्राई क्रिस्टल्स, वैक्यूम डेसिकेटर, और अगर कलर या रेजोनेंस मटेरियल आ गया है, कोई स्टिकी मटेरियल आ गया है, तो क्या करें, आप एनिमल चारकोल यूज करें टू डीकलराइज दैट सब्सटेंस या आपके रिक्वायर्ड क्रिस्टल्स को। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ क्या था इसमें कि डेसिकेंट्स या ड्राइंग एजेंट्स कौन से हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो एक्स्ट्रा इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर लिखे हुए हैं वो ज़रूर याद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में समझ आया होगा और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी जान चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्लिमेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।